जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए पार्ट का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। अब आगे। इनाया का घर सुबह के 4 बजे के आसपास का समय। इनाया की हमेशा से आदत थी सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की। नानी माँ ने उसे ऐसे ही आदत लगाई थी। वह आजकल के बच्चों की तरह रात भर पढ़ाई नहीं करती थी, बल्कि रात को समय से पढ़ाई करके सो जाती थी और हमेशा सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी। नानी माँ हमेशा कहती थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करने से चीज़ें याद रहती है। उस समय शोर नहीं रहता और रात भर की नींद के बाद आपका दिमाग एकदम शांत और संयमित होता है। इसलिए जो भी आप पढ़ते या याद करते हो वह आपको याद रह जाता है और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो जाती है और अच्छे अंक आते हैं। और इनाया, जो कि नानी की हर बात मानती थी, उसने नानी की यह बात भी गांठ बांध ली थी। और फिर उसकी ऐसी आदत लगी कि स्कूल, कॉलेज और अब तक हमेशा वह सुबह जल्दी ही उठती है। उसने उठकर एक नज़र नानी पर डाली जो कि उसके बाजू में ही सो रही थी, जिनके चेहरे पर नींद के में रहने के बाद भी कुछ अलग सा तनाव था। इनाया ने गहरी सांस ली और झुककर नानी के माथे पर हौले से किस किया तो नानी ने आंखें खोलकर देखा। सुबह हो गई क्या? नानी बोली। आपके लिए नहीं हुई है, बस मेरी सुबह हो गई है। मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है, इसलिए उठ रही हूँ। आप आराम कीजिए, अभी इतना सुबह उठकर क्या ही करोगी? वैसे भी उम्र हो चुकी है आपकी, ऐसे में आराम ज़्यादा करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, तो तुझे मैं बूढ़ी लगती हूँ क्या? नानी कौन कौन पीछे हटने वाली थी। नहीं मुगल ए आज़म, आप तो अभी जवान हो, बुढ़ापा तो मेरा आया है, इसीलिए तो आजकल नींद कम हो गई है। मतलब? नानी की आंखें छोटी हो गई। दो ही समय पर लड़कियों की नींद कम होती है, या तो जब उन्हें जवानी चढ़ रही हो और वो लड़कों के ख्वाब जागती आंखों से देखें, या बुढ़ापा आ गया हो। और जवानी तो आप मुझे चढ़ाने नहीं दोगे, क्योंकि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो इतने सख्त हैं। तो मैंने यही सोच लिया है कि मेरा बुढ़ापा आ रहा है, इसलिए नींद कम हो गई है। इन्हीं मस्ती करती हुई बोली तो नानी ने मुस्कुराकर उसके गाल से हाथ लगाया। तुम नहीं सुधर सकती ना कभी। नानी बोली। लो बात, अगर सुधर जाऊंगी तो आपका नाम बदनाम नहीं हो जाएगा? लोग क्या कहेंगे कि नानी ने इन्हीं को कुछ सिखाया ही नहीं। अब जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी ही देन हूँ, इसलिए मेरे ऊपर प्राउड किया करो कि आपने बहुत अच्छा सिखाया है मुझे, समझी नानी माँ? इनाया उठकर खड़ी होते हुए बोली। चल मैं भी उठ जाती हूँ, थोड़ा मूर्तियों का काम देख लूंगी। नानी उठकर बैठी तो इनाया ने उन्हें कंधे पकड़ वापस लेटा दिया। कहा ना मैंने अभी, आप आराम करो, इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ठंड हो रही है, मौसम खराब है, कल शिमला में तो बर्फबारी भी अच्छी खासी हुई है। इतनी ठंड में आप उठोगे तो जोड़ों का में दर्द हो जाएगा। आप आराम करो और 7 बजे तक सोना, मैं थोड़ा सा काम देख लेती हूँ, ठीक है? इनाया बोली और कंबल से नानी को ठीक से कवर कर दिया और फिर लाइट्स ऑफ कर दी और धीमे से कमरे से बाहर निकल गई। नानी ने मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखा और फिर गहरी सांस ले आंखें बंद कर और नींद उन पर फिर से हावी हो गई। इनाया दूसरे कमरे में आई और टेबल लैंप ऑन करके अपनी स्टडी टेबल की चेयर खींचकर आ बैठी। अपनी डायरी निकाली और लिखने बैठ गई। डियर डायरी, आज फिर से तुम्हारी याद आई तो आ गई अपने दिल की बात करने। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि नानी माँ कुछ छुपा रही है। 2 दिन हो गए मुझे शिमला से आए हुए, पर नानी माँ कुछ खोई खोई सी रहती हैं। पूछने पर भी नहीं बताती, पर जल्दी ही कारण पता कर लूंगी। क्या है उनकी उदासी का कारण नहीं समझ आ रहा है, पर कुछ तो बहुत बड़ी बात है। हमेशा यही चाहा है कि नानी को खुश रखूं और उनका ख्याल रखूं, पर ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूं। नानी माँ के मन में क्या है नहीं समझ पा रही हूं। क्यों वो कुछ बदली बदली सी और उदास सी है? क्यों बात बात पर यह कहती हैं कि मुझसे दूर चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अब तो बस श्वेता माँ के आने का इंतजार है। श्वेता माँ आएंगी तभी कुछ पता चलेगा, क्योंकि नानी माँ भले मुझे कुछ ना कहें पर श्वेता माँ से कुछ नहीं छुपाती, और अगर छुपाना भी चाहेंगी तो मैं छुपाने नहीं दूंगी। श्वेता माँ के आते ही उनसे बोल दूंगी कि कुछ तो बात है जो नानी माँ छुपा रही है, और अब वह पता करें। मुझे भी इंतजार है श्वेता माँ के आने का। साल में एक वही दिन तो होता है जब मुझे ऐसा लगता है कि नानी माँ के अलावा भी मेरा कोई है। श्वेता माँ मुझे बहुत प्यार करती है और हाँ, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। नहीं पता कि इतना क्या खास रिश्ता है। क्या कोई अपनी सहेली की बेटी को इतना प्यार कर सकता है जितना वो करती है? पर जो भी हो, मैं लकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में नानी माँ है और श्वेता माँ भी। बस अब जल्दी से जॉब लग जाए तो मैं नानी माँ का कुछ तो सहारा बन पाऊंगी। अब तो कभी कभी बड़ी ही कोफ्त होती है, बहुत ही तकलीफ महसूस होती है कि मैं नानी माँ पर अब तक बोझ हूँ। इतनी उम्र का अगर उनका पोता होता तो शायद कुछ ना कुछ करता, पर मैं। कहते कहते इनाया ने गहरी सांस ली और फिर से डायरी में लिखने लगी।
खैर सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। डायरी, बस मुझे विश्वास है कि मेरी किस्मत चमकेगी और ज़रूर चमकेगी। और मैं अपनी नानी माँ का सर गर्व से ऊंचा कर दूंगी। बाकी का जल्दी ही मिलते हैं। तुम्हारी इन्हीं। इनाया ने डायरी बंद कर दी। गहरी सांस लेकर बाहर देखा। हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। इनाया ने सिगड़ी जलाई तो थोड़ी सी गर्माहट कमरे में फैली। उसने अपने मफलर को थोड़ा सा और कस लिया और फिर अपना लैपटॉप खोलकर 2-3 और कंपनी में अपना रिज्यूम मेल करने लगी। उसे अब जल्द से जल्द जॉब पानी थी ताकि नानी माँ का काम बंद करा सके और उन्हें आराम दे सके। इतना सब होते होते 6 बज गए थे तो इनाया ने लैपटॉप बंद किया और घर की साफ सफाई करने लगी ताकि नानी माँ को ना करना पड़े। झाड़ू पोछा सब किया और रात के रखे हुए बर्तन भी गर्म पानी से धोकर रख दिए और फिर चाय बनाई और नानी के कमरे में वापस आ गईं। नानी अब तक सो रही थी। इनाया ने घड़ी की तरफ देखा, 7:30 बज गए थे। नानी इतनी देर तक तो कभी नहीं सोई। इनाया खुद से बोली और नानी के माथे पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोल दी। अरे 7:30 बज गए और तुमने मुझे जगाया नहीं। कितना काम रहता है। अभी तो नानी हड़बड़ाकर उठते हुए बोली। बस भी कीजिए, नहीं कितना काम करेंगी आप। मैंने सब कर दिया है, आराम कीजिए, थक जाते हो आप इसलिए आपकी नींद नहीं खुली थी। लीजिए चाय पीजिए, अच्छा लगेगा। इनाया ने चाय का कप नानी को पकड़ा दिया। तुमने पी ली? नानी उसको देखते हुए बोली। आप जानती हो नानी माँ, आपकी इन्हीं खाने के बिना जिंदा रह सकती है पर चाय के बिना नहीं। 4 बजे से लेकर अब तक 3 चाय पी चुकी हूँ और यह मेरी चौथी चाय है। इनाया ने ट्रे में से दूसरा कप उठाकर अपने होठों से लगाकर कहा। कितनी बार कहा है चाय कम पिया कर चाय पीने से। नानी अभी बोल ही रही थी कि इनाया बोल उठी। जानती हूँ कि चाय पीने से रंग काला पड़ जाता है पर मैं पहले से ही काली हूँ और कितना काला होंगी, इसलिए कम से कम जिंदगी तो जीने दो। ये काले पीले के चक्कर में चाय भी छीन लो मुझसे, यही चाहती हो आप? इनाया बोली तो नानी ने उसे घूर कर। काली नहीं है तू, गेहुआ रंग है, बस खुद को काला मत कहा कर। अच्छा आप तो मुझसे भी ज़्यादा चाय पीती हो, फिर इतनी गोरी क्यों हो? आप चाय पीती थी इसका मतलब मेरी मम्मी भी चाय पीती होगी, तभी तो मुझ में आया है। वह क्या कहते हैं नानी माँ, जेनेटिक असर? इनाया बोली तो नानी मुस्कुरा उठी। हाँ ये सच है कि मैं बहुत चाय पीती थी और अभी भी पीती हूँ, पर तेरी माँ बिल्कुल चाय नहीं पीती थी और ना ही तेरे जैसी बकबक करती थी। ना जाने किस पर चली गई है तू। नानी उठते हुए बोली। अब झूठ क्यों बोलती हो? आप पर ही तो गई हूँ। मेरी माँ ऐसी नहीं थी, मेरी माँ वैसी नहीं थी, पर आप तो हो ऐसी और वैसी। और मैं आप पर, अपनी नानी पर गई हूँ और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैं बिल्कुल अपनी नानी जैसी हूँ। ढेर सारी बातें करने वाली, ढेर सारी शैतानियाँ करने वाली और खूब सारी बकवास करने वाली। इनाया ने नानी को के गले में बाहें डालते हुए कहा। इसका मतलब मैं बकबक करती हूँ? नानी बोली तो इनाया ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर खिलखिला उठी। जब ऐसे हंसती हो ना तो दिल फिदा हो जाता है मेरा आप पर नानी माँ। बदमाश कहीं की। नानी उसकी बातों से ही फ्रेश फील कर रहे थे। अच्छा फ्रेश हो जाओ नानी माँ, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। इनाया बोली तो नानी माँ अपने काम पर लग गई। उधर पुलिस कस्टडी में आरोही और उसके साथी पुलिस वालों ने लगातार पूछताछ की पर राज देशमुख ने अपना मुंह नहीं खोला। उसने कुछ भी नहीं बताया और इन सब से वो लोग परेशान हो गए थे। क्या हो रहा है? आपकी इंटेरोगेशन कहाँ तक पहुंची? आरोही के सीनियर ने आरोही से फ़ोन पर अपडेट लिया। सर क्या करूं, अजीब बंदा है। 2 ही शब्द बोलना है, मेरी मंजरी को ढूंढ लो। और मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसके अलावा कितनी भी कोशिश कर ली है हम लोगों ने, उससे कुछ भी नहीं उगलवा पाए हैं। आप बोले तो 3rd डिग्री। आरोही बोली। ना ये सब चीज़ नहीं हो सकती। आपको पता है वह कितने बड़े बिजनेस है, शहर में नाम है उनका, और सबसे बड़ी बात उनके पिता भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, दिल्ली में है और कई बड़े नेताओं के संपर्क में है। वह वहाँ से सोर्स लगा रहे हैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। हो सकता है 1-2 दिन में वह यहाँ आ जाए और मिस्टर देशमुख की वेल करा ले। उन पर हम 3rd डिग्री नहीं यूज़ कर सकते वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऑफिसर बोले। बढ़कर काउंसलिंग से वह जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं करूं भी तो क्या करूं? आरोही हैरान थी। आप इतनी काबिल ऑफिसर होकर इस तरीके से गिव अप करोगी, यह मैंने नहीं सोचा था। आपको जो समझ में आए, जैसा समझ में आए कीजिए, पर कैसे भी करके उससे सच बुलवाइए। आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, समझिए आप, ऑफिसर ने कहा और कॉल कट कर दिया। आरोही ने गहरी सांस ली और फ़ोन टेबल पर रख अपने कांस्टेबल की तरफ देखा। आज रात की तैयारी करो, इसके बंगले में फिर से सर्च करनी है मुझे, और वो भी अनऑफिशियल। हर कुछ जानना है इसके बारे में और इसकी मंजरी के बारे में। दिमाग पका दिया है इसमें, मेरी मंजूरी मेरी मंजरी बोल बोल कर, आरोही ने कहा और प्यून को चाय लाने को कहा क्योंकि उसका सिर वाकई में घूम गया था। आज नहीं मैडम जी, इनके बंगले के पास कोई प्रोग्राम है तो नजर आ सकते हैं। 1-2 दिन वेट कीजिए। ओके, आरोही कुछ सोचते हुए बोली। पिछले 3-4 दिन से वह लगातार पूछताछ कर रही थी पर मिस्टर राज देशमुख जैसे कुछ बताने के मूड में ही नहीं था।
2 दिन का समय निकल गया और फाइनली अगले दिन इनाया का बर्थडे था। श्वेता ने अपनी तैयारी कर ली थी और नाश्ते के टाइम पर सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। तो आप आज जा रही हो मम्मी? अरमान ने कहा। हाँ बेटा जा रही हूँ और 2 दिन वहाँ पर रुकूंगी, उसके बाद इनाया को लेकर आऊंगी, श्वेता बोली और फिर मेड की तरफ देखा। आरोही और अरमान के बीच वाला जो रूम खाली है उसे अच्छे से साफ कर दीजिए। जो भी हो उसमें सारा नया लगा दीजिए, कर्टेन्स और फर्नीचर भी। रूम एकदम फ्रेश होना चाहिए और उसमें अपनापन भी लगना चाहिए। मैं उसे लेकर आऊंगी और वह वही उस रूम में रहेगी। श्वेता बोली। पर मम्मी वह गेस्ट रूम में भी तो रुक सकती है। आई मीन मेरे और आशी के बीच वाले रूम में। अरमान कहते कहते रुक गया। श्वेता ने उसे एक नज़र देखा और फिर मुस्कुरा उठी। वह गेस्ट नहीं है, इस घर का सदस्य है, बट अभी तक रिश्ता हुआ नहीं है। अरमान ने कहा। मेरा उसके 7 सालों का रिश्ता है। बेटी है मेरी, इस नाते वह बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे इस घर के बाकी के 2 बच्चे रहते हैं। रही बात तुम्हारे साथ रिश्ते की, वह अभी भले ना हुआ हो पर इस घर से मुझसे और तुम्हारे पापा से उसका रिश्ता था और हमेशा रहेगा। श्वेता बोली। मतलब ये सच है जो भाई बोल रहा था? उसके साथ भाई का रिश्ता तय है? आरोही भी आश्चर्य से बोली। हाँ बचपन से तय है। हम लोगों ने तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि हम तुम पर कोई मेंटल प्रेशर नहीं डालना चाहते थे। पर यही सच है, श्वेता मुस्कराते हुए बोली। मेंटल प्रेशर तो अभी भी आ गया ना? अरमान खींचता हुआ बोला। अभी कोई प्रेशर नहीं आया है, तुम फ्री हो। बोल तो दिया है तुम्हारे पापा ने, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? श्वेता ने मुस्कुराकर कहा। तो एक फीकी सी मुस्कुराहट अरमान के चेहरे पर भी आ गई, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी कि यहाँ आने के बाद इनाया और उसका रिश्ता कैसा होगा। तभी उसका फ़ोन बज उठा। फ़ोन पर अक्षता का कॉल आ रहा था तो वह तुरंत एक्सक्यूज़ करके बाहर निकल गया। हेलो, उसने फ़ोन कान से लगाकर कहा। अरमान कहाँ हो तुम? फिर से तुम्हारा यह आदमी ही आया हम लोगों को पिक करने के लिए और इस फ्लैट पर छोड़ गया है। तुम्हें आना चाहिए था ना एटलीस्ट। तुम्हारी फैमिली शिमला से दिल्ली शिफ्ट कर रही है और तुम्हें इतना भी मतलब नहीं है कि तुम हम लोगों को लेने आ जाओ। हमें अपने घर वालों से नहीं मिलाते, हमें फैमिली के पास नहीं ले जाते, पर कम से कम तुम तो हमारे पास आ सकते हो ना? अक्षता ने शिकायत की। प्लीज़ अक्षता, हर बात में इश्यू क्रिएट करना ज़रूरी नहीं है। मैं बिजी हूँ, आता हूँ फ्री होकर तुमसे मिलने। बाकी फ्लैट में सभी इंतजाम है और नैनी भी तुम्हारे साथ आई है जो रूही का ख्याल रखेगी। तुम आराम से रहो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम रोहित को कॉल कर सकती हो। रोहित मेरा हस्बैंड नहीं है, अक्षता बोली। अरमान ने गहरी सांस ली और फ़ोन को देखा। ओके, मुझे कॉल कर देना, मैं रोहित को बोल दूंगा। ठीक है, अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना? प्लीज़ अरमान, तुम कब आओगे मिलने के लिए? अक्षता फिर से बोली। जल्दी ही आने की कोशिश करता हूँ, अपना ध्यान रखना, और हाँ रूही का भी। ठीक है न? अरमान ने कहा और कॉल कट करके पलट कर देखा तो पीछे अजय खड़ा था। किससे बात कर रहे थे और कहाँ जाने की बात कर रहे थे? अजय ने कह। अरमान को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। और यह रूही कौन है? अजय फिर से बोला। वह मेरे फ्रेंड की बच्ची है, उसी की फैमिली से बात कर रहा था। बस उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है जल्दी, इसलिए बोल रहा था, उसका ध्यान रखने का, अरमान ने कहा। ओके, अजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत विश्वास करते हैं मैं और श्वेता तुम पर। उम्मीद करते हैं कि हमारे विश्वास पर खरा उतरोगे तुम और कभी भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आएगी जो नहीं आनी चाहिए या जिसके बारे में हम नहीं जानते हो। बाकी अगर कुछ भी ऐसा हो तो पहले बता देना, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए। अजय बोल और जाने लगा। पापा, तभी अरमान ने कहा तो अजय ने पलट कर देखा और आईब्रो ऊंची कर उसे घुरा, मानो पूछ रहा हूं कि क्या कहना है। वह मैं, अरमान कहते कहते रुक गया। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? अजय ने कहा तो अरमान आगे बढ़ा और उसके गले लग गया। थैंक यू पापा, मुझ पर विश्वास करने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। बाकी विश्वास रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए और मैं छुपा रहा हूँ। जो भी है सब सही है और मैं कभी भी कुछ भी गलत करने का सोच भी नहीं सकता। अरमान ने कहा तो अजय ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर थपका। तुम और आरोही मेरा अभिमान हो। श्वेता कभी शक कर भी जाए पर मैंने हमेशा आंख बंद करके तुम दोनों पर विश्वास किया है। और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे लाखों में एक है, गलती से भी गलती नहीं कर सकते, और यह बात तुमने और आरोही ने दोनों में साबित की है। तुम आज की तारीख में एक सफल बिजनेसमैन हो तो वहीं आरोही एक बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर। तुम दोनों के ऊपर मुझे गर्व है। थैंक यू पापा, अरमान बोला तो अजय मुस्कुराया और फिर अंदर चला गया। सॉरी पापा, पर अभी सच आपको बता नहीं सकता और छुपाना चाहता नहीं हूँ। ना जान सच कब और किस रूप में सामने आ जाएगा, इस बात का भी डर है मुझे, क्योंकि अक्षता और रूही अब भोपाल आ चुकी है। अरमान ने खुद से ही कहा और फिर घर के अंदर चला गया और थोड़ी देर में रेडी होकर ऑफिस निकल गया। उधर दोपहर की फ्लाइट से श्वेता शिमला के लिए निकल गई। एक दिन पहले जाकर वह इनाया को सरप्राइज देना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि उसे एक दिन पहले देखकर इनाया बहुत खुश होगी और इनाया की खुशी श्वेता के लिए आज की तारीख में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी।
तो दोस्तों क्या मोड़ लेगी आगे इनकी जिंदगी जानने के लिए सुनते रहिए अगला पार्ट जल्दी ही।